जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समृद्धि आईएएस में। आज की इस वीडियो में जो हमारी सीरीज चल रही है शून्य से शिखर तक पीवाईक्यू क्वेश्चन और अति संभावित प्रश्नों की जो सीरीज है जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष करके यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, बिहार पीसीएस और साथ ही एलटी ग्रेड, जीआईसी और टीजीटी पीजीटी में प्रश्न जहां भी भूगोल से पूछे जाएंगे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, साथ में जो ये व्याख्या दी गई है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन्हीं को हम कलेक्ट कर रहे हैं और ये सीरीज 500 से 600 क्वेश्चन को कवर करेगी और हम आपको ये गारंटी देते हैं कि जब ये सीरीज कंप्लीट होगी आप भूगोल विषय के किसी भी प्रश्न को करने में बहुत ही विश्वसनीयता के साथ, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ, सफलता के साथ प्रश्नों को हल करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, विष्णु प्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो पहले प्रश्न हम देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। हमारे सामने है ए धौली गंगा और गंगा, बी धौली गंगा और अलकनंदा और साथ में सी धौली गंगा और ऋषि गंगा, डी अलकनंदा और ऋषि गंगा। तो इसमें आप लोग अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप जैसे वीडियो देख रहे हैं वीडियो रोकिए और उसमें लिखिए कि पहले का आंसर आपने क्या माना है, पहले का ए बी सी डी, और ऐसे ही आप अटेम्प्ट करते जाइए। लास्ट में बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, इंगेजमेंट बनाइए, एक्टिव लर्निंग बनाइए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी आपका धौली गंगा और अलकनंदा। इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको यहाँ पे बताते हैं। कुछ एक्सप्लेनेशन से प्रश्न आपके तैयार होते हैं। विष्णु प्रयाग धौली गंगा व अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है। अलकनंदा की उत्पत्ति शतोपंथ तथा भागीरथी सखरक नामक हिमनदों से होती है। जो सतोपंथ तथा भागीरथी सखरक हिमनद का नाम है इनका, होती है। उल्लेखनीय है कि अलकनंदा ऋषि गंगा का मिलन बद्रीनाथ में होता है। जो अलकनंदा है और ऋषि गंगा का मिलन है वो बद्रीनाथ में होता है, जो कि चमोली जिले में स्थित है। अलकनंदा नदी का प्राचीन नाम विष्णु गंगा है। ये प्रश्न भी आ सकता है कि विष्णु गंगा निम्न में से किस नदी का प्राचीनतम नाम है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आ रहा है, समुद्र तल पर हवा का दबाव कितना होता है? जो समुद्र तल होता है उस पे दाब कितना होता है वायु का? तो आपको बताना है 1034 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका पैरामीटर है या यूनिट है। 1024 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, 1014 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और 1044 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सही ऑप्शन इसका आपके सामने है ए वाला 1034। ठीक है, ये ऑप्शन सही है आपका। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, समुद्र पर हवा का दबाव 1034 ग्राम सेंटीमीटर रिक्वायर होता है। यदि वायु का तापमान अधिक होता है तो वायु दाब कम होता है, और यदि तापमान कम होता है तो वायु दाब अधिक होता है। जैसे चक्रवात वाले कंडीशन में भी आप देखेंगे, यदि कहीं पे टेम्परेचर अगर यहाँ पे ज़्यादा है तो क्या होगा, दाब यहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है, दाब ऊपर की तरफ हवा जाती है, और अगर टेम्परेचर यहाँ कम होता है तो हवा नीचे की तरफ आती है, यानी दाब ज़्यादा होता है। तो सीधी सी बात है, ये एक दूसरे के विपरीत है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती, और या फिर कहें इंग्लिश में वाइस वर्सा। तो यानी जहाँ दाब ज़्यादा होगा वहाँ ताप कम होगा, जहाँ ताप कम होगा वहाँ दाब ज़्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट है। तो रिक्वायर्ड 1034 ग्राम होता है। ठीक है, देखिए, दूर संवेदी राष्ट्रीय दूर संवेदी संस्था कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद में दूर संवेदी जिसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग, वो स्थित है। और ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं विविध परीक्षाओं में, विविध लोक सेवा आयोग में, उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो चाहे बिहार हो मध्य प्रदेश हो, विविध लोक सेवा आयोग में बार बार पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को हमने रखा है जो आपके प्रश्न आने वाले समय में भी दिखेंगे। राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र इसरो का एक प्रमुख केंद्र है और यह हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, चाय के बागान कहाँ विकसित किए जाते हैं? जो जलवायु होती है चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त कौन से क्षेत्र की होती है? पहला है विषुवत-रेखीय प्रदेश, दूसरा है उष्णकटिबंधीय प्रदेश, ठीक है, पतझड़ प्रदेश, और सी है उष्णकटिबंधीय घास स्थल प्रदेश, डी है उपोष्ण घास स्थल के प्रदेश। ये चार ऑप्शन में आपको चूज करना है कि सबसे जो उपयुक्त जो परिस्थिति होती है जलवायु की चाय के बागानों के लिए कौन सी होती है। तो आपको बताना है, इसमें सबसे उपयुक्त जो जलवायु होती है वो उष्णकटिबंधीय पतझड़ प्रदेश की होती है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा बी आपका। ठीक है, आप लोग भी अटेम्प्ट करके जरूर कमेंट करिए वीडियो सीरीज कैसी लग रही है, क्या सुधार चाहिए, क्या चीज़ें और ऐड की जाएं, उसके बारे में भी आप फीडबैक दे सकते हैं।
देखिए व्याख्या में क्या है, चाय के बागान उष्णकटिबंधीय पतझड़ प्रदेश में पाए जाते हैं। चाय के लिए जो देखिए ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि कितने डिग्री से लेकर कितने डिग्री के तापमान के बीच में चाय की फसल होती है, सबसे अच्छी होने की संभावना होती है। तो ये है 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान आवश्यक होता है। ऐसा नहीं है कि 45 डिग्री 50 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ तापमान चला जा रहा है या फिर 10 डिग्री से नीचे आ जा रहा है, वहाँ पे हम कर दें चाय बागानों की खेती, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा भी चाहिए इनको, और इसके लिए सुवाहित गहरी भुरभुरी मिट्टी आवश्यक होती है, मतलब उसमें मिट्टी में पानी सोख ना ले, वो भुरभुरी हो। ठीक है, तो चाय के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं ये भी जान लेते हैं। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा केरल, ये मुख्य उत्पादक राज्य हैं चाय के बागानों के, चाय के। ठीक है, पांचवा देखिए, पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कोल क्षेत्र में कोयले की तहों में मीथेन गैस के व्यापारिक दोहन की अधिक संभावना की पहचान की गई है। तो ये है आपका ऑप्शन ए झरिया, ऑप्शन बी कान्हन घाटी, ऑप्शन सी तलवर घाटी, ऑप्शन डी गोदावरी घाटी। आप लोग भी अटेम्प्ट करिए, तब तक मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, आप लोगों ने लगा लिया होगा, गोदावरी घाटी में जो मीथेन गैस की व्यापारिक दोहन की अधिक संभावना की पहचान की गई है। गोदावरी घाटी कोल क्षेत्र में कोयले की तहों में मीथेन गैस की व्यापारिक दोहन से अधिक संभावना की पहचान की गई। जहां पे कोई विशेष फैक्ट हमें नहीं मिलने वाला है, वहां एक लाइन में आपको आंसर दिया गया है, जहां विशेष फैक्ट है आपको वो पॉइंट आउट कराया गया है। देखिए अब छठवां प्रश्न, साल व टीक सामान्य रूप से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए विषुवतरेखीय वन, ऑप्शन बी मैंग्रोव वन, ऑप्शन सी मानसून वन, ऑप्शन डी सवाना। ये चार ऑप्शन है आपके सामने, आप बताइए कौन सा सही उत्तर है। ठीक है, साल व टीक ये वन है और किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, ये पेड़ है, वन कह रहा हूँ, पेड़ है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, मानसून वन में साल व टीक पाए जाते हैं। अब देखिए इसके बारे में कुछ चीजें हैं यहाँ पे है कि क्या होता है विशेषता इनका। साल व टीक सामान्य रूप से मानसूनी वन प्रदेश में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन, इनको वर्षा कितनी चाहिए होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर। ठीक है, वार्षिक वर्षा इनको चाहिए होती है। इन वनों का विस्तार गंगा के मध्य व निचली घाटी अर्थात भांवर व प्रदेश, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल के कुछ भागों में मिलता है। इन वनों के प्रमुख वृक्ष साल, टीक, सागवान, शीशम, चंदन तथा आम होते हैं। ठीक है, ये मुख्य वन होते हैं इस क्षेत्र में, और 100 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर वर्षा इनको चाहिए होती है। इनको पर्णपाती वन भी, पतझड़ वन भी बोलते हैं। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन हमारा आ गया, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी व अलकनंदा नदियां परस्पर मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। ठीक है, यानी भागीरथी अलकनंदा मिलकर कहाँ पे ये गंगा का निर्माण करती हैं। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन, लेकिन आपको ध्यान रखना है, रिपीटेड क्वेश्चन अगर आए आपके एग्जाम में, आप वो गलती कर दें तो वो सबसे बड़ा गुनाह होता है। कठिन वाले प्रश्न तो कुछ लोग कर पाएंगे, लेकिन इजी वाले सब करते, तो रिवीजन जरूरी होता है। तो इजी वाले क्वेश्चन भी इसमें रहेंगे, ऐसा नहीं है रिपीट हो गया मैं उसे छोड़ दूंगा। आपको देखना है कि गंगा कहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलके निर्माण होती है, गंगा का निर्माण कहाँ होता है, उद्भव कहाँ होता है। तो ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी ऋषिकेश, ऑप्शन सी देवप्रयाग, ऑप्शन डी कर्णप्रयाग। आप चार ऑप्शन में इसका आंसर तो कम से कम हमें दे दें। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है तो गंगा का उद्भव होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी हमारी व्याख्या है, वो देख लीजिए। भागीरथी और अलकनंदा नदियां देवप्रयाग में मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं, जबकि पिंडार व अलकनंदा कर्णप्रयाग तथा अलकनंदा और मंदिर मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में संगम होता है। अब यहाँ से देखिए तीन प्रश्न आपके मिल गए। तीन प्रश्न कैसे मिले, जो भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं वो देवप्रयाग है, पिंडार और जो अलकनंदा है वो कर्णप्रयाग में आती हैं, मिलती हैं, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। तो सीधे पूछ देता है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम किस क्षेत्र पे होता है, किस जगह पे होता है, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग। तो आपको ऑप्शन रुद्रप्रयाग चुन लेना है। ठीक है, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला चलती रहेगी। आपकी अनवरत अध्ययन में हमारा संस्थान लगा है, और विशेष करके जो भी परिस्थितियां आपके सामने आएंगी, आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। जो भी है आप हमसे कुछ भी अपनी साझा कर सकते हैं, आपको क्या आवश्यकता है। 8वां प्रश्न आप देखिए, इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है। सोन, केन, बेतवा, चंबल।
चार ऑप्शन है, ए सोन, सी, ये देखिए सी बी है, मतलब ये सी हो गया है, केन, बेतवा, चंबल। बताइए। ऑप्शन आपका बहुत इजी है, क्वेश्चन भी इजी है, आप लोग अटेम्प्ट करके बता दीजिए कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए। ऑप्शन ए हो जाएगा सोन नदी, ये गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। बाकी सब किसकी है? यमुना की। अब देखिए यहाँ पे सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी। अब देखिए कहाँ से सोन नदी का उद्भव होता है, डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है। एक प्रश्न आपकी व्याख्या से मैं निकाला। ऐसे ही प्रश्नों को मैं व्याख्या में रख रहा हूँ कि आपके लगेगा कि आपने 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है हमारी सीरीज कंप्लीट होते समय, लेकिन आप उस समय 1500 2000 प्रश्न तैयार कर चुके होंगे, और वो भी ऐसे प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में बहती हुई पटना बिहार में गंगा समाहित हो जाती है। ठीक है, ये जो सोन नदी है वो निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से मध्य प्रदेश में, और बिहार से बहते हुए पटना में आके ये गंगा में अपना जल विसर्जित कर देती है। इस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाने के कारण इसे स्वर्ण नदी की संज्ञा अविहित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे संस्थान के बारे में कुछ जानकारी है। समृद्धि आयस हमारा मेन ऑफिशियल चैनल है जो आप देख रहे हैं। उसके अलावा हमारा एक सेकंड चैनल है बैकअप के रूप में, संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोनों चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। टेलीग्राम चैनल समृद्धि आईएएस जरूर जुड़िए, वहाँ पे 1000 से प्लस मेंबर हैं। वहाँ पे एक डेली क्विज चल रही है हमारी, वो आप अटेम्प्ट करिए, आपकी तैयारी एकदम मजबूत कराएंगे हम। फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव भी हमारी चलती है, ऐसा नहीं है सारी चीज़ें पेड होंगी। अगर पेड भी होंगी तो इतनी न्यूनतम निःशुल्क में रखी जाएंगी जो किसी भी विद्यार्थी के लिए बहुत ही आसानी से उसका कहे तो इंतजाम कर पाना सक्षम होगा। ठीक है, बहुत महंगी कोर्सेज हम नहीं बेचते हैं। हमारे संस्थान का कुछ अपना वसूल है, अपने कुछ नियम हैं, कुछ नैतिकताएं हैं, उसके आधार पे ही हम कार्य करते हैं। जैसे हमने टेस्ट सीरीज भी चलाई आर ओ की, तो वो पहले टेस्ट सीरीज हमने 999 में हमने कराई थी, 999 में। उसके बाद ये सीरीज हमने 499 में करवा दी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, हमारे संस्थान के द्वारा ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आप जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करते जाइएगा आप लोग, क्योंकि व्यूज़ हमारे उसी हिसाब से बढ़ते हैं जब आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे, एंगेजमेंट बढ़ाएंगे, कमेंट करेंगे, तो हम ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे। ठीक है, कोसी नदी का स्रोत स्थित है। अब देखिए कोसी नदी कहाँ से निकलती है, कोसी नदी का स्रोत क्या है, प्रश्न ऐसे बनते हैं। आप प्रश्नों को अगर आप बहुत बेसिक से चल रहे हैं तो भी आप हमारे इस सीरीज से लाभ उठा सकते हैं। आप एक मीडियम या फिर एक कहें तो टॉप लेवल पे भी प्रिपरेशन कर रखे हैं तो भी आपको रिवीजन के लिए काम आ सकता है। ये सभी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट के उत्तर में, माउंट एवरेस्ट के दक्षिण में, या फिर धौलागिरी श्रेणी के दक्षिण में, या फिर अन्नपूर्णा के दक्षिण में। ये चार ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपको सीधी सी बात है, माउंट एवरेस्ट के उत्तर में से कोसी नदी आती है, और इसके बारे में कुछ तथ्य हैं जो बिहार के शोक और सारी चीज़ें इसके बारे में मैं डिटेल बताता हूँ। देखिए यहाँ पे पहला यही है, कोसी नदी नेपाल में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में निकलती है, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी गंगा की सहायक नदी। बिहार का शोक कहा जाने का एक बेसिक सा मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। इसकी जो ये नदी है, ये बहुत ही तेजी से अपना क्या बोलती है, मार्ग बदलती है। पता चलेगा आज वो लेफ्ट में 1 किलोमीटर चल रही है, अगले दिन वो राइट में 1 किलोमीटर बढ़ाई। अगले दिन नहीं, मतलब प्रक्रियारत जब वर्षा होती है, जब नदी में पानी ज़्यादा होता है वर्षा ऋतु में, तब ऐसी घटनाएं होती हैं। तो इसलिए किस क्षेत्र में आज गांव बसे पड़े हैं वो कल उनको उजड़ना पड़ जाए, इस वजह से, और इनके बांध कटने से, टूटने से जो फसलों का है नुकसान होता है, इस वजह से इसको शोक कहा जाता है। क्योंकि नदी जब मार्ग बदलेगी तो वो तबाही ही लाएगी। इसलिए जब गंगा उंगा नदी का आप देखेंगे अपवाह क्षेत्र, तो वो बहुत ही मतलब एक पैटर्न फॉलो को उसको जो मतलब मार्ग बदलने में कई कई 100 1000 वर्ष लग जाते हैं शिफ्ट होने में, लेकिन कोसी जैसी नदी बहुत ही तेजी से अपना जो मार्ग है परिवर्तित करती है, इसलिए इसे शोक कहा जाता है। फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है। किस नाम से फरक्का के बाद गंगा को जाना जाता है, प्रश्न सीधा सा पूछ रहा है। पद्मा, भागीरथी, स्वर्णरेखा, हुगली, चार ऑप्शन है। आप बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। पद्मा नाम से इसको जाना जाता है, और कहाँ जाना जाता है ये भी बताते हैं आपको। बांग्लादेश में जाना जाता है। गंगा नदी राजमहल पहाड़ियों के नज़दीक फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में है, के नीचे दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है।
इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन, नदियों के बेस्ड क्वेश्चन इसमें कवर किया हूं मैं। तो अभी आपके जितने भी प्रश्न आगे आने वाले हैं नदी वाले आने वाले हैं, खास करके गंगा नदी से। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? घाघरा, गंडक, राप्ती, सरयू। ठीक है, तो राप्ती नदी है, और वहाँ पे एक जो कहे तो अब बहुत ही लुप्त प्राय टाइप की है, रोहिणी नदी, उसको भी माना जाता है, लेकिन आप मुख्यतः देखेंगे राप्ती नदी वहाँ पे विद्यमान है, और उसी के तट पे गोरखपुर स्थित है। कुछ देख लीजिए इसके बारे में तथ्य। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। राप्ती नदी का उद्गम स्थल नेपाल है, जो निचली पर्वत श्रेणियों के प्युधान नगर के उत्तर में निकलती है। यह देवरिया जिले के समीप घाघरा नदी में मिल जाती है। यानी राप्ती नदी अपना जल विसर्जित कहाँ करती है? घाघरा नदी में, आगे नहीं जाती है। ठीक है, और ये 420 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर से होकर बहती है। इसका उद्गम स्थल नेपाल ही है। ठीक है, नेक्स्ट 12वां प्रश्न, गंगा नदी उदाहरण है किसकी? तो पूर्ववर्ती अपवाह, अनुवर्ती अपवाह, अक्रमवर्ती अपवाह या परवर्ती अपवाह, किसका? तो पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है हमारी गंगा नदी। और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप देखिए, हिमालय से उद्गमित सभी नदियां पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। अपर्दन के कारण इनके द्वारा गार्ज, महाखडू का निर्माण किया जाता है। ऐसी नदियां सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। उदाहरण के रूप में सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। जो मुख्यतः हिमालय से निकलती हैं वो पूर्ववर्ती नदियां ही होती हैं। अगला देखिए, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, चिन्हित करिए। अब कौन सी ऐसी नदी है? ये सारी नदियां तो गंगा की सहायक है, ठीक है, लेकिन इसमें कौन सी है जो केवल मैदान के क्षेत्र से उद्गमित होती है? ठीक है, वो किसी ग्लेशियर से नहीं आती है। तो इसके बारे में हमें बताइए, सोन, गोमती या फिर शारदा अथवा सरयू या रामगंगा। चार ऑप्शन है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, गोमती। यहाँ गोमती हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। गोमती गंगा की एक ऐसी सहायक नदी है जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है, तथा यह लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर होते हुए गाजीपुर के पास कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। तो प्रश्न ये भी बन सकते हैं कि जो गोमती नदी है वो गंगा नदी में कहाँ आके मिलती है? तो कैथी नामक स्थान है वो गाजीपुर में है, और इसका उद्गम स्थल क्या है? पीलीभीत है। और ये कहाँ से निकलती है? ये मुख्य भूमि से निकलती है, जो मुख्यतः पीलीभीत में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से गंगा की कौन सहायक नदी के पास उत्तरी धारा है? अब देखिए, उत्तरी धारा मतलब उत्तर से आके, ठीक है, गंगा के उत्तर, अगर गंगा पूरब से पश्चिम की तरफ बह रही है तो उत्तर से कौन सी नदी जल विसर्जित कर रही है, ये प्रश्न है। ऑप्शन ए गोमती, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी रामगंगा, ऑप्शन सी सोनगंगा, या सोन गंगा कह रहा हूँ, सोन। तो ऑप्शन आप बताइए कौन से सही है इसमें? 14वें का आप बताएं सही उत्तर क्या होने वाला है। आपको बताना है 14वें का सही उत्तर क्या है। तो सोन नदी है ये आपका, मैंने अभी आगे पिछले प्रश्न में 2-3 प्रश्न पहले ही सोन नदी के बारे में बताया, ये बिहार में आके अपना जल विसर्जित करती है गंगा में। तो ये उत्तर से आके अपना जल विसर्जित कर रही है, बाकी सब ये दाएं तरफ से या फिर कहें तो दक्षिण तरफ से ये अपना जल विसर्जित करती हैं। ठीक है, गंगा की सहायक सोन नदी के पास उत्तरी धारा है। सोन नदी का उद्गम मैकाल पर्वत, देखिए सोन नदी का उत्तरी जो मैकाल पर्वत, अमरकंटक पहाड़ी, मैंने पिछले जो 3-4 क्वेश्चन पहले मैंने सोन नदी के बारे में बताया, वहां भी बताया कि अमरकंटक नामक पठारी भाग से यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में बहती हुई पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार बनाती है? ए है महानदी, बी हुगली, सी गोदावरी, डी कावेरी। ये आपके चार ऑप्शन है, तो आप सही ऑप्शन इसका बताइए क्या है? इसका सही ऑप्शन है हुगली। ठीक है, हुगली नदी ज्वार बनाती है। अब ज्वार क्या होता है उसके बारे में भी आप जान लीजिए। हुगली नदी पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यह गंगा की एक धारा है जो कोलकाता को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। बंगाल की खाड़ी का मध्य समुद्र तल एमएसएल और हुगली नदी का तल भाग लगभग समान होने के कारण जो जिस कारण हुगली नदी का जल स्तर ऊपर उठ जाता है और मालवाहक जहाजों का आवागमन सहायता प्राप्त करता है। ठीक है,
तो ये हमारे प्रश्न रहे जो 15 प्रश्न महत्वपूर्ण वाले, और ये सीरीज हमारी शून्य से शिखर तक चलती रहेगी। और इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया। अपने फीडबैक आप ज़रूर दें कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, आपको इसमें क्या और चीज़ें ऐड करनी चाहिए। और पीडीएफ के बारे में लेटेस्ट अपडेट आपको जल्द मिलने वाला है। हमारा टेलीग्राम चैनल जो समृद्धि आईएएस ऑफिशियल है, उसका लिंक, और चैनल जो सेकंड हमारा है जो समृद्धि आईएएस ऑफिशियल, दोनों चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब करते जाइए, वीडियो लाइक करते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।